एक सवाल से शुरुआत करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन था जिसका मास कैपिटल एम है और इस पर एक स्मॉल एम का पार्टिकल है। ये एंगल थीटा है, ये हाइट एच है। नो फ्रिक्शन एनीवेयर। सवाल बना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर का नाम लिखे और एक सवाल है। कैपिटल एम मास का वेज है, स्मॉल एम मास का पार्टिकल उसमें रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा। क्वेश्चन है when the particle comes down from inclined, जब वो इंक्लाइंड से उतर जाता है, find out its speed, find out its speed, find out its speed, find out its speed। ठीक है, ट्राई करते हैं, करिए सवाल को। आपके दिमाग में जितनी आपको फिजिक्स अभी तक आती है, जो आपके दिमाग में आया करिए। आप समझिए कि क्या करना चाहिए मुझे। यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें उस चीज को स्टार्ट हम एक सवाल के थ्रू मैंने किया, सवाल के थ्रू करने की कोशिश की। एक कैपिटल एम मास का वेज रखा हुआ है, एक स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक है जो उसके एज पे रखा हुआ है, टॉप पे। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप डाउन करके नीचे आएगा। सवाल यह है कि जब ये पूरी तरह से पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो उसकी स्पीड बतानी है। पार्टिकल जब नीचे आ जाएगा तो उसकी स्पीड बतानी है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो पार्टिकल जब पूरी तरह से नीचे आ जाएगा तो उसकी स्पीड बतानी है, ये सवाल है। अब जितनी फिजिक्स हमने अभी तक पढ़ी है, जिस तरीके से हमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है, उस तरीके से पहले सोचने की कोशिश करते। जो मैं हमेशा वही चीजें चलाऊंगा जो मेरे पास है। तो हमें यह पता है कि जब भी किसी चीज की स्पीड पूछी जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे दिमाग में आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले हमने कहा कि बाद में क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये उतर गया होगा और ये कहीं यहां पर आ गया होगा। और लेट्स से इसकी स्पीड जो स्मॉल एम है हमारे पास, इसकी स्पीड v1 आ गई स्मॉल एम की। इस स्मॉल एम की स्पीड v1 आ गई, क्योंकि सबसे पहले है कि स्पीड मानेंगे तभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास सवाल जो ये है कि वेज के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, मास m का, वेज है, स्मॉल एम का पार्टिकल है, ये नीचे गिर के आया तो स्मॉल एम के पास स्पीड v1 आ गई। ठीक है, क्या ये वेज भी चला होगा? क्या वेज भी चला होगा? वेज पे क्या हमेशा नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है, तिरछा? तो नॉर्मल अगर तिरछा लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है और एक कंपोनेंट वर्टिकल में है। वर्टिकल में तो चल नहीं सकता, पर हॉरिजॉन्टल में वेज को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वेज भी चला होगा। पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेज। स्टिल मैंने यहां पे इसको लिख दिया v2। हमारा इंटरेस्ट तो भाई जिसमें है उसमें बात करेंगे, हमें पार्टिकल के बारे में बात करनी है। मास m हमने मान लिया कि वेलोसिटी v1 आ गई। सवाल यह है कि जब ये नीचे उतरा तो उसकी स्पीड बतानी थी। तो मेरे दिमाग में आया जितनी फिजिक्स अभी तक पढ़ी थी, आज के चैप्टर से पहले, आज जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले तक पढ़ी थी, उसमें हमें पता है कि जब भी दुनिया में कोई सवाल आता है कि किसी की स्पीड निकालो किसी जगह पे, तो हमारे दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। तो हमने कहा क्यों ना इस एम मास के पार्टिकल पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाए। तो क्या लिखेंगे, कौन कौन से फोर्स लगे रास्ते में पार्टिकल पे? mg नॉर्मल, दैट्स इट। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हमने किसके लिए लिखा? ये फॉर पार्टिकल। पार्टिकल के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, पार्टिकल के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, यही लगाएंगे। अब आते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी में। हमें आता है निकालना वर्क डन बाय ग्रेविटी। कितना होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके से पार्टिकल के ऊपर? mg कितना? mgh, विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज हम इतनी पढ़ाई कर चुके हैं कि हमारे लिए चीजें बहुत आसान है। तो हमने ये लिखा mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल, जीरो की आदत पड़ी हुई है, हमें जीरो की आदत पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जिस पार्टिकल पे नॉर्मल निकाले थे वो हमेशा उसके मोशन के परपेंडिकुलर था। पर इस बार हमारा जो अब बताइए, आप मुझे बताइए, न्यूटन्स लॉ याद करिए। इस पार्टिकल जब ये कभी यहां रहा होगा, जैसे ये यहां कभी रहा होगा, इस समय यहां कभी रहा होगा, इस ग्राउंड से इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी? ग्राउंड से इसके पास एक तो हम मानते, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मानते थे और एक इंक्लाइन के साथ पीछे की तरफ। याद आ रहा है हमें? याद है?
वेज से तो इसी लॉन्ग होगी और ग्राउंड से वेज इधर की तरफ चल रहा है, तो इट विल हैव बोथ वेलोसिटीज बिकॉज चेन रूल से। तो इस ग्राउंड, अरे भाई इस पे बैठकर देखेंगे तो इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, और साथ ही साथ अगर ये वेज देखेंगे तो वेज इधर जा रहा होगा, हमने सवाल किए हुए, याद तो रहना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब है इसके पास वेलोसिटीज इधर भी होगी और इधर भी होगी, पक्का। यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी कोई बीच में कहीं आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं बीच में आएगी। अब इस पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर की तरफ, क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, क्या कहीं बीच में कहीं आएगी? क्या ये एन और वी परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहां जीरो नहीं होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल यहां जीरो नहीं होगा। ये गलती होती है, इसलिए मैं हमेशा किसी चैप्टर के स्टार्ट गलतियों से करता हूं। नई चीजें क्यों आती हैं, क्यों पढ़नी पड़ रही हैं, उससे शुरुआत करता हूं। तो हमने क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमारी, इस आदत को पहले मुझे मिटाना था कि वर्क डन बाय नॉर्मल जहां देखे बिना दिमाग लगाए हमने इसको जीरो करने की आदत डाल रखी है। पर वर्क डन बाय नॉर्मल तब जीरो होता है जब पार्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन जीरो आ जाता है। पर यहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी गारंटी के साथ, क्या ग्राउंड से इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ग्राउंड से इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या सिर्फ इस तरफ है क्या? तो इसकी वेलोसिटी के दोनों है, तो रिजल्टेंट कोई तिरछी मिर्ची कहीं पे भी आएगी, ऐसी आएगी, तो इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, कुछ भी हो 90 नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है वर्क डन बाय नॉर्मल अभी क्वेश्चन मार्क है। वर्क डन बाय नॉर्मल मेरे पिताजी को भी नहीं पता कितना है वर्क डन बाय नॉर्मल, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेलोसिटी, फिर हमें एंगल पता होना पड़ेगा, अरे वेलोसिटी का, और एंगल पता होना पड़ेगा, तो उस समय यहां की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर यहां की वेलोसिटी का जनरल टाइम की वेलोसिटी निकालनी है तो वर्क एनर्जी का फायदा क्या, फिर तो न्यूटन लॉ से ही सॉल्व करूं मैं। अरे सर मैं वर्क एनर्जी तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड का गेम बताती थी आज तक, रास्ता वास्ता उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर रास्ते में मुझे घुस के वर्क डन बाय नॉर्मल निकालने की मेहनत करनी पड़ जाए तो मेरी मौत है, मेरे को कोई फायदा ही नहीं है वर्क एनर्जी का। हम तो बेसिक न्यूटन लॉ से करेंगे सवाल, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समस्या समझ में आई है आपको? क्या है समस्या? पक्का? लेकिन आपने कहा सर करूं क्या करूं, आपने तो यही सिखाया कि जब भी किसी का निकाला जाएगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लिखो, यहां लिखो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक। अरे कोई बात, यही है ना, जीरो नहीं है ना, कुछ तो होगा। मैंने कुछ को कुछ लिखा, चलेगा? यहां तक समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा ये हम कभी करना नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं नई चीज डेवलप क्यों कर रहा हूं और कैसे करूंगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक लिखेंगे इज इक्वल टू के फाइनल हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस 0 इक्वेशन। ऑब्वियसली आंसर इज नॉट √2gh, तो ये गलती कभी जिंदगी में मत करना कि चलते हुए वेज पर √2gh निकाल दो। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो नहीं करना है, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो नहीं होगा, गलती से भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि चलते हुए वेज पर, क्योंकि चलते हुए वेज पर पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ वेज के अलोंग नहीं होती, वेज के साथ साथ इधर भी होती है, तो नॉर्मल और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ये गलती सिली मिस्टेक है जो आपने अभी की थी। वर्क डन बाय नॉर्मल की आदत होती है जीरो, तो वो नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? बट दिस क्वेश्चन एनी हाउ इज नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व, बिकॉज दिस इक्वेशन में v1 निकालने का सवाल था, पर v1 तो तभी निकलेगा जब ये आएगा, नॉर्मल आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब हमने कहा क्या करें, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया, क्या करें? मैंने कहा एक अननोन आ गया है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ऊपर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, क्योंकि ये भी एक अननोन है v2, इस पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब बताइए, इस वेज के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, इस वेज के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे थे इस वेज के ऊपर? इसका वेट कैपिटल mg, जमीन से नॉर्मल और ब्लॉक से नॉर्मल, जमीन से नॉर्मल ब्लॉक से नॉर्मल। तो हमने वर्क एनर्जी किस पे लगाई? ऑन वेज, वेज पे लगाई। प्लीज बताइए क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, अरे सही है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ब्लॉक इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे सही है, वेरी गुड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, कैपिटल एम ऊपर नीचे तो चला ही नहीं है, कैपिटल एम नीचे आया है क्या? कैपिटल एम नीचे चला है क्या? तो ग्रेविटी की दिशा में तो चला नहीं है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? जीरो। कैपिटल एम क्या हमेशा इधर इस दिशा में चला है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट ही चला होगा जो भी चला होगा, तो जमीन का नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड भी जीरो।
प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 0 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे लग रहा है और वो चल इधर की तरफ रहा है, तो इसका मतलब है दे हैव सम एंगल, तो देयर मस्ट बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, यानी कि ये कुछ आएगा। तो हमारे पास आया वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय ब्लॉक इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M V2 स्क्वायर माइनस 0। पक्का? ये इक्वेशन लिख दी। इसमें दो अननोन और चिपक गए हमारे साथ। अरे दो अननोन और चिपक गए, एक अननोन पहले तो ये सॉल्व होता तो वो सॉल्व होता। अब हमें ये एक बात पता है, जो पढ़ाई की है उसका फायदा उठाते हैं। हमें ये पता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन अ ब्लॉक कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन अनदर ब्लॉक कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, बट टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन रिएक्शन मिला के हमेशा 0 आता है। ये क्या था? वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन, और ये क्या था? वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वेज, पर दोनों का समेशन क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो मैंने इस इक्वेशन को जोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत कचरे वाली चीजें लग रही थी, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। किन दोनों इक्वेशन को? इस वाली और इस वाली को। तो नॉर्मल का वर्क डन ऑन ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल बाय द ब्लॉक ऑन द वेज मिलके कितना बनेंगे? 0 बनेंगे। तो हमारी इक्वेशन टर्न आउट हुई mgh बराबर हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर माइनस, बस दैट्स इट। अरे चेक करिए, कम से कम ये इक्वेशन जाने पहचाने शब्दों में तो है। ये वर्क डन बाय नॉर्मल का कचरा तो नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात सीखी हमने। क्या सीखी? कि जब भी अगर एक से ज्यादा पार्टिकल गुचुर मुचुर कर रहे हैं आपसी फोर्सेस में, तो हम कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम एक पार्टिकल पे नहीं लगाएंगे। हम एक पार्टिकल पे लगाएंगे तो हमारे लिए कुछ अननोन्स ऐसे पैदा हो जाएंगे जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? दोनों पे मिलाकर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। रूल नंबर 1 सीखा हमने, दोनों पे मिला के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, यानी किसी एक पे लगाएंगे। ये इस पे प्लस इस पे जोड़ दी, यानी दोनों पे मिला के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। नोट लिखिए, नोट लिखिए। नहीं छोड़िए, अभी रुक जाइए। चलिए, ये आपके पास आ गया। अभी नोट सब कुछ लिखवा देता हूं प्रॉपरली। ये आ गया इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? mgh बराबर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। होना तो इससे भी कुछ नहीं है। वाई? दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो इससे वर्क एनर्जी थ्योरम तो यहां पर भी सफिशिएंट नहीं थी। तो हमें अंततः जब कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो न्यूटन के सहारे ही जाना पड़ेगा। भैया तुम ही बताओ, क्योंकि सब कुछ तुमसे ही आया है। तुम ही माता, तुम ही पिता। समझ में आ रहा है मेरे? तुम ही से आया सब कुछ, तुम ही से आया, तुम ही बताओ। उसने कहा अच्छा भाई, उसने कहा देखो, हमने न्यूटन्स लॉ के दो फॉर्म पढ़े हैं। पार्टिकल पे पढ़ा है F एक्सटर्नल बराबर ma, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से पढ़ा है F एक्सटर्नल बराबर सिग्मा MI/AI। सुना है हमने? F एक्सटर्नल बराबर सिग्मा MI/AI। मैंने कहा दोनों पे जब आपने वर्क एनर्जी दोनों पे लगाई है तो न्यूटन्स लॉ भी दोनों पे ही लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों पे हमने न्यूटन्स लॉ लगाया हॉरिजॉन्टल दिशा में, दोनों पर एज अ सिस्टम। क्या है दोनों की दिशा? हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है? दोनों पे मिला के बाहरी फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल में? 0 है। तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा A1, अरे बताइए ग्राउंड से, और इसका एक्सेलरेशन जो भी रिजल्टेंट आएगा ऊपर नीचे ग्राउंड से इधर की तरफ आ गया A2 मान लिया। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये क्या हो गया? क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं F एक्सटर्नल बराबर, हमारे मास्टर जी ने बताया था, सिग्मा MI/AI। तो हॉरिजॉन्टल में दोनों पे इकट्ठे लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल में कितना F एक्सटर्नल है? 0 है। तो 0 बराबर कैपिटल M A1, अरे बताइए, कैपिटल M A1 माइनस स्मॉल m A2, अरे A2 उधर की तरफ था, M A1 इधर की तरफ था। सही है? पक्का ये सही है? अरे बताइए, ये सही है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो A1 को इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी V2 आएगी। A1 इसका मान लिया है ना गलती से, सिंबल में, और वेलोसिटी इसकी V2 मानी थी। अरे भैया इसको A1 मान लेता हूं, इसको A2, सिंबल में ना कंफ्यूज हो जाओ। तो MA2 MA1 पक्का। क्या A2 को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली V2 ही तो आएगा, और A1 को इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? V1 आएगा। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास आ गया 0 बराबर कैपिटल M V1 माइनस स्मॉल m V2। अरे चेक करिए,
V2 V1। अरे सही है? डू वी गेट द सेकेंड इक्वेशन? डू वी गेट द सेकेंड इक्वेशन वेलोसिटीज में? एंड वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, ये। अरे समझ में आया? तो क्या इन दोनों इक्वेशन से V1 V2 सॉल्व हो जाएंगे? V1 V2 सॉल्व हो जाएंगे, पक्का? तो अब ये हमारी समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमने आपको कहा कि आगे से अब कुछ मत लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल तो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम नया चीज सीखते हैं। राइट ऑन, डीलिंग विद टू पार्टिकल सिस्टम। अभी हम टू पार्टिकल सिस्टम, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली मैकेनिक्स टू पार्टिकल सिस्टम में आती है। डीलिंग विद टू पार्टिकल सिस्टम, डीलिंग विद टू पार्टिकल सिस्टम। कैसे हो रहा है फ्रीक्वेंट वाइड स्क्रीन आपकी? प्लीज ध्यान से। टू पार्टिकल सिस्टम लिखिए। If in any two particle system, if in any two particle system there is some internal forces involved, internal force involved, ठीक है? External force may be there. I'm not saying हो या ना हो. External force may be there. Then to deal with this system, to deal with this system, point number one, if we need to apply work energy theorem, if we need to apply work energy theorem और mechanical energy conservation, एक ही बात है दोनों। We need to apply work energy theorem और mechanical energy conservation. We have to apply on both of them together. कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम सिंगल पार्टिकल पे नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर एक रुका हुआ है सिर्फ दूसरा चल रहा है तो वो सिंगल, एक ही पार्टिकल सवाल हुआ, वो टू पार्टिकल सिस्टम हुआ ही नहीं भाई। एक रुका हुआ है दूसरा ही चल रहा है तो इसका रुका हुआ तो कुछ है ही नहीं, तो वो सिंगल पार्टिकल का सवाल हुआ। जो करते आए वो करते आएंगे। अगर दो दो पार्टिकल चल रहे हैं आपके जीवन में, अब देखिए हमने सबसे पहले वन पार्टिकल के सारी कहानी पढ़ ली, उस पर क्या क्या लगा सकते हैं सब पढ़ लिया हमने। अब दो पार्टिकल अगर एक साथ आएंगे, दोनों चल रहे होंगे, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाएंगे? तीन पार्टिकल तो आज तक सारे सवाल दुनिया के लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, आज तक की समस्या, आज तक। तभी तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम इज अ मूवी भी है, अगर आपको पता हो या ना पता, बताया था ना। तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम इज अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो आज भी डील नहीं कर सकते। इस पर खतरनाक पिक्चरें बनी हुई हैं, खतरनाक किताबें लिखी गई हैं बहुत सारी। हम दो बॉडी तक ही औकात है हमारी, हम सब कुछ बता सकते हैं। तीन बॉडी में तो हम कुछ बता भी नहीं पाएंगे, कुछ सवालों में बता लेंगे, कुछ में नहीं बता पाएंगे। तो अब टू पार्टिकल सिस्टम को डील जब भी आपको करना होगा, दोनों पार्टिकल चल रहे हैं, कभी ऐसा सवाल आ जाए, तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत पड़े, मुझे क्या पता कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, आपको खुद सोचना पड़ता है। आपको सोचने का तरीका मैंने बताया हुआ है, कर किसी जगह पे स्पीड का जिक्र हो तो वर्क एनर्जी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक पे कभी नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। या तो सिली मिस्टेक कर देंगे जैसे वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0, या फिर आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। आप कभी नहीं लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम एक पार्टिकल पे। आप जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? दोनों पे मिलाकर लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा किस पे लगाएंगे? दोनों पर मिलाकर लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसा कि एग्जांपल से हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि दिस इज द ब्लॉक, एक सवाल फिर से अब आप उतारेंगे, उससे पहले वाली बात उतारने की जरूरत नहीं थी। एम है और ये कैपिटल एम है, ये हाइट एच है, ये हाइट एच है, ये हाइट एच है, और फाइनली इनके पास ये सिचुएशन आ गई है। ये इधर की तरफ V2 से जा रहा है कैपिटल एम वाला, और स्मॉल एम वाला इधर की तरफ V1 से जा रहा है।
सेपरेट आउट हो गए हैं, निकल चुके हैं, एंड वी नीड टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम पर इकट्ठा लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे लगाएंगे। क्या है सिस्टम पे? सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस, सिस्टम पे लगने वाले, सिस्टम में बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पूरे सिस्टम पे? जमीन से नॉर्मल कैपिटल mg स्मॉल mg, अरे जमीन से नॉर्मल कैपिटल mg, अरे कैपिटल mg भी अर्थ लगा रहा है, स्मॉल mg भी अर्थ लगा रहा है, और जमीन से नॉर्मल, यही तीन फोर्स लग रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय कैपिटल नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड प्लस वर्क डन बाय कैपिटल mg प्लस वर्क डन बाय स्मॉल mg इज इक्वल टू के सिस्टम फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की के फाइनल के इनिशियल, ये लगाएंगे। जमीन से नॉर्मल का वर्क डन 0 बिकॉज दैट पॉइंट इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वर्क डन बाय कैपिटल mg, कैपिटल mg कितना नीचे आया है? 0। वर्क डन बाय कैपिटल mg 0। वर्क डन बाय स्मॉल mg कितना नीचे आया है? स्मॉल m mgh, तो mgh, तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक ही आया mgh, तो ये mgh का वर्क डन दोनों पे, सब पे मिलाकर सिस्टम पे इतना काम हुआ है। कई फाइनल फोटो देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हमें, मतलब पूरे सिस्टम के लिए लगाना है, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, तो कई फाइनल लिखेंगे हम हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ऐड होती है पूरे सिस्टम की। कई इनिशियल में ये फोटो देखेंगे, ये फोटो देखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 0 प्लस 0, हमेशा इनिशियल और फाइनल में दो टर्म लिखने हैं दोनों के मिलाकर। स्टार्टिंग में 0 प्लस 0 पूरा लिखा मैंने, 0 पार्टिकल की भी 0, वेज की भी 0। तो दिस इज हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाने वाले हैं? बोथ पार्टिकल्स, कभी भी किसी एक पर नहीं लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कभी भी किसी एक पे लगाया फेल होके आओगे, ये याद रखना। कुछ हो जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा दोनों पे ही लगाएंगे, एक पे कभी नहीं लगाएंगे। जब भी टू पार्टिकल सिस्टम का सवाल आपके सामने आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम मस्ट बी अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ देम। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड, क्लियर है? नंबर टू in questions of finding speeds, इसी में पॉइंट नंबर जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, in questions of finding speed for two particle, good evening beta, for two particles work energy theorem is never sufficient. Work energy theorem is never sufficient. Can you see why? Why? Because we have two unknowns, v1 v2, ठीक है? Then we have to apply another conservation principle. क्या है ये अनदर कंजर्वेशन प्रिंसिपल? क्या है? वो कहता है इफ सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ एफ एक्सटर्नल बराबर ऑन सिस्टम इज 0, इफ एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। इट इज वेरी सिंपल। इफ एफ एक्सटर्नल हमें पता है होता है सिग्मा mi ai, अरे सही है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो इसका मतलब सिग्मा mi dvi by dt इज 0। इसका मतलब है mi dvi by dt 0 है, इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, mi तो कांस्टेंट ही होता है, d by dt ऑफ सिग्मा mi vi, अरे 5 इंटू dx by dt को लिख सकते हैं ना, d by dt ऑफ 5x, 5 dx by dt लिखा हो इसको लिख सकते हैं ना d by dt ऑफ 5x। अरे 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 बाहर आ जाएगा। तो हमने m कांस्टेंट है तो हमने d by dt को लिख दिया d by dt सिग्मा mi vi।
it is equal to 0 implies sigma mi vi is constant. सिग्मा MIVI is constant. क्या मेरी बात समझ में आई? तो यानी we will use momentum conservation, यानी सिग्मा MIVI is constant. momentum conservation क्लियर है? सिग्मा MIVI is constant. तो वही से न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आ रहा है, पर वेलोसिटी में चाहिए तो, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का सवाल है तो एक्सेलरेशन में क्यों घुसूं मैंने क्या लिखा? सिग्मा MIVI कांस्टेंट. कब करेंगे ये? जब बाहरी फोर्स जीरो हो. बाहरी फोर्स जीरो हो तो हम यहां पर ये लगा सकते हैं. ये तो फंडामेंटल बात हो गई. क्लियर है क्या मेरी बात? लिखिए, इन टू पार्टिकल सिस्टम हाँ इसी क्या गो, ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फोर्स. देखने की कोशिश करिए कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है? इफ इन एनी डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, किसी भी दिशा में आपको दिख जाए कि इस दिशा में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. इफ इन एनी डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, किसी दिशा में आपने कहा कि लग रहा, वर्टिकल में नहीं लग रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, या हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा, सिर्फ वर्टिकल में लग रहा है. अगर ऐसी कोई दिशा मिल जाए जिस दिशा में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम. वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम. क्लियर है? सॉरी राकेश, आई डोंट नो व्हाट इज द, मैं पूछ लूंगा राहुल से क्या हो रहा है. वी हैव टू कंजर्व. माइंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. काइनेटिक एनर्जी चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, हाफ mv स्क्वायर ही होती है. लेकिन पार्टिकल का मोमेंटम अगर राइट जाएगा तो पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव मानेंगे. अरे समझ में आया? माइंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. माइंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? क्लियर है? ये हो गई दूसरी बात. तीसरी बात, इफ, चौथी पांचवी जो भी नंबर हो, मतलब एफ एक्सटर्नल इज नॉट जीरो, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. कोई तरीका ही नहीं है तुम्हारे पास, तो बेसिक पे उतरना पड़ेगा भैया, पर ऐसे सवाल आएंगे नहीं. ठीक है? अरे क्लियर है? अब हम करने जाते हैं सवाल. सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, मोमेंट, जब भी कभी स्पीड का जिक्र हो, आज से सिंगल पार्टिकल में कभी भी स्पीड का जिक्र हो तो क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम. टू पार्टिकल सिस्टम में कभी भी स्पीड का जिक्र होगी, यहां पे स्पीड निकालो, वहां पे स्पीड निकालो, क्या मैक्सिमम एलोंगेशन, क्या ये, तो दो बातें याद रखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन. दोनों को मिला के आंसर निकल आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन को मिला के हमारे सारे सवालों के आंसर निकल आएंगे, अगर हमने टू पार्टिकल सिस्टम की में अगर स्पीड का जिक्र आ रहा है तो. क्लियर है क्या मेरी बात? गुड. लेट्स ट्राई क्वेश्चंस नाउ. अब हम सवाल करने की कोशिश करते हैं. पहला सवाल ही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमें अब आंसर पे पहुंचना है. ये थीटा है, ये 2m का है, ये स्मॉल m का है. वही वापस से वही सवाल से स्टार्ट किया जहां से हमने खेल आज की क्लास का स्टार्ट किया था. 2m और m. गलती आप करेंगे चाहे एक दो बार कर ही देंगे, पर याद रखिएगा, मत कोशिश करिएगा मत करें कि एक पर वर्क एनर्जी थ्योरम कभी मत लगाइएगा टू पार्टिकल सिस्टम में अगर दोनों चल रहे हो तो. ठीक है? वेरी गुड. 2m और m दो पार्टिकल है. फाइंड आउट देयर फाइनल स्पीड. फाइंड आउट देयर फाइनल स्पीड. नो फ्रिक्शन एनीवेयर. हाइट इज h. हाइट इज h. फाइंड आउट देयर फाइनल स्पीड. इसकी फाइनल स्पीड निकाल के दिखानी है हमें. सबसे पहला काम होगा स्टेप 1, फाइनल फोटो बनाना. जैसे वहां पे भी करते थे, फाइनली फोटो बनाते थे कि भैया इतनी स्पीड फाइनल, तभी तो लगाएंगे वर्क एनर्जी. फाइनल फोटो बनाएंगे. स्टेप 1 हमेशा दिमाग में रहे, फाइनल फोटो बनाना. बनाई फाइनल फोटो. ऐसे हुआ होगा. ये स्मॉल m है, ये 2m है. इसकी वेलोसिटी को इधर की तरफ v1 माना, इसकी वेलोसिटी को इधर की तरफ v2 माना. इज इट राइट? पहले देखते हैं फोर्स कौन कौन से बाहरी. कौन कौन से फोर्स है बाहरी?
कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, नॉर्मल। क्या तीनों फोर्स वर्टिकल है? कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, नॉर्मल, क्या तीनों फोर्सेस वर्टिकल है? तो आपने तुरंत क्लेम किया। वी लिखिए, पहला सवाल है इसलिए स्टार्टिंग से लिखिए। आई ऑब्जर्व नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल। सिस्टम की बात हो रही है, अब अकेले किसी को देखना ही नहीं है। टू पार्टिकल में हमेशा दोनों को इकट्ठे देखना है। नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल, देखा क्या आपने? ये देखा, इसका मतलब तुरंत आपने कहा मोमेंटम पी आई बराबर पी एफ इंप्लाइज पी आई बराबर पी एफ। किस दिशा में? हॉरिजॉन्टल में। जो देखा वही हॉरिजॉन्टल। बताइए, हॉरिजॉन्टल में पहले मोमेंटम कितना था? पार्टिकल का 0, बॉडी का 0, वेज का भी 0, पार्टिकल भी रुका हुआ था, वेज भी रुका हुआ था, 0 + 0। अरे सही है। फाइनल फोटो देखिए, बताइए पार्टिकल का कितना? mv1, आई कैप की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन है, प्लस मान लिया। और इसका कितना? -2mv2। अरे सही है। तो वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, v1 बराबर 2v2। इक्वेशन नंबर 1। दो अननोन माने हैं तो दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब आपको पता है कि कौन सी दो इक्वेशन होने वाली है। v1 = 2v2, इज इट राइट? व्हाट अनदर इक्वेशन कम्स इन योर माइंड? वर्क इन थ्योरम। किस पे लगाएंगे? सिस्टम पर ही अब सब खेलना है। वर्क इन थ्योरम सिस्टम पे लगाएंगे। तो हमने कहा वर्क इन थ्योरम, वर्क डन बाय सिर्फ कैपिटल एमजी का वर्क डन 2mg का वर्क डन 0। अब तो जमीन के नॉर्मल का वर्क डन 0, स्मॉल mg का वर्क डन mgh बराबर के फाइनल। फाइनल फोटो देखिए। फाइनल फोटो में काइनेटिक एनर्जी में दिशाएं मत देखने लगना, काइनेटिक एनर्जी में दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होती है, उसमें दिशा विशा लेफ्ट जाए राइट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। फाइनल फोटो देखिए, बताइए कितनी है? ½ mv1² प्लस ½ 2mv2²। क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है? अब इधर ब्रैकेट मुंह देख के इधर देखेंगे, इनिशियल 0 + 0। इज इट राइट? वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन। v1 की वैल्यू वहां v2 v2 डालोगे, आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा। वी गॉट द आंसर, दैट्स इट। वी गॉट द आंसर। कौन सा? जी जी जी, कुछ चीजें छोड़ देता हूं, आप सोचते रहे जिंदगी। क्लियर है क्या? दिस टू पार्टिकल सिस्टम में क्या सीखा आपने? Whenever you are going to deal with two particle system, what comes in your mind? अगर कभी स्पीड का जिक्र हो तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम दिमाग में आनी चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगानी है हमें? सिस्टम पे। क्या सिर्फ उससे काम चल पाएगा? तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स ढूंढेंगे। अगर किसी दिशा में 0 मिल गया एक्सटर्नल फोर्स, तो उस दिशा में क्या लगाएंगे? मोमेंटम का 99% काम चल जाएगा। पर फिर भी अगर ना चले तो फिर तो न्यूटन लॉ पे उतरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्लियर है क्या मेरी बात? बताइए। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल। अब सवाल ही सवाल है। ये एक ब्लॉक है मास m का, ये एक वेज है मास 2m का, ये इधर की तरफ v स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है। बहुत ऊंचा वेज है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फाड़ उसको उछल के पान करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ऊंचा है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। पहले तो आप मुझे समझाएं कि होगा क्या। सवाल गया भाड़ में। पहले तो आप देखें कि आपको फील आ रहा है कि ये होगा, ये क्या होगा? क्या होगा बताइए? इस पे चढ़ना स्टार्ट करेगा। जब वो चढ़ना, इसके ऊपर वो चढ़ना स्टार्ट करेगा, ये तो दिख ही रहा होगा आप सभी को। अब मेरा सवाल, जो यही सारे सवाल आपके मन में आने चाहिए, नहीं आ रहे तो मैं जो बोल रहा हूं आप समझिए, अगली बार से आने चाहिए। क्या ये पार्टिकल इसके ऊपर जब चढ़ना स्टार्ट करेगा तो क्या सिर्फ ये चढ़ता रहेगा और 2m रुका रहेगा? क्या होगा? इधर जाने लगेगा, 2m चलने लगेगा, और ये चढ़ना स्टार्ट कर चलता रहेगा, 2m इधर चलना स्टार्ट कर देगा। 2m को इधर क्यों ले जा, कौन ले जा रहा है? 2m को इधर ले कौन जा रहा है? नॉर्मल। हमेशा फोर्स बताएंगे, कभी ये नहीं कि ये ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, वो नहीं होता। इसको ये पेन को यहां से कौन ले गया? फ्रिक्शन। हाथ नहीं, एनएमएस नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो गवारी रह जाओगे कि एनएमएस सर ले गए, हाथ ले गया,
खत्म तुम्हारी फिजिक्स। फोर्स देखो, फोर्स ले जाती है चीजों को। इसको वेज को इधर कौन ले जा रहा था? क्या आपको दिख रहा है? ये ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जो इसको इधर धक्का मारते हुए ले जा रहा होगा, तो नॉर्मल इसको इधर ले जा रहा है। पक्का? ये चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। जब तक ये चढ़ रहा है, क्या इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉर्मल इधर लगता जा रहा है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ये चढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि ये सबसे ऊपर चढ़ चुका होगा। उस समय क्या होगा? उस मूवमेंट पर इसके पास 2m क्या कर रहा होगा? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक मूवमेंट पे बात कर रहा हूं, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट इज अ कंटीन्यूअस टर्म। कांस्टेंट हो जाएगी तब होता है जब ड्यूरेशन में बात की जाए। हर मूवमेंट पे तो हर चीज कांस्टेंट है। एक मूवमेंट पर देख आराम से, आराम से। क्या ये इसके ऊपर चढ़ना बंद कर देगा? अरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो मतलब चढ़ना, देसी देसी भाषा में बात करते हैं, ये अगर ऊपर और चढ़ना ऊपर बंद कर देगा, और ऊपर चढ़ना बंद कर देगा। पर क्या वेज रुका हुआ है कि चल रहा है? वेज इधर की तरफ चल रहा है, तो वो तो वेज पे है, तो वेज के साथ इधर तो चल ही रहा होगा, पर वेज पे चढ़ नहीं रहा होगा। यानी उस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? इधर की तरफ होगी दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वेज इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाकर लदा हुआ है उसके ऊपर। अगर ये और यहां पर जब होता, कहीं यहां पर होता, तो ये इधर भी जा रहा होता, साथ में चढ़ भी रहा होता। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या चीज बंद कर दी इसने? चढ़ना बंद कर दिया। पर वेज पे ही तो रहेगा। तो वेज के साथ वेज अगर इधर जा रहा है, मैं ट्रेन में हूं, ट्रेन में खेल रहा हूं, तो ट्रेन इधर जा रही तो मैं इधर तो जा ही रहा हूं ना, बाकी कुछ हो ना हो। तो ये वेज पे बैठा हुआ है, तो वेज अगर इधर जा रहा है तो ये ब्लॉक उसके साथ इधर जा तो रहा ही है। पर ऊपर चढ़ना बंद किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। कांस्टेंट सेम हो जाएंगी मतलब एक इंस्टेंट पर हुई है, ये नहीं कि कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब होता है ड्यूरेशन में सेम रहने को कांस्टेंट कहते हैं। अरे समझ में आया? उस इंस्टेंट पर सेम हो जाएगी। क्या उस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी? फिर बताइए, क्या वो वहीं सती रहेगा ऊपर ही? क्या करेगा? नीचे आएगा। सती तो नहीं हो जाएगा वहीं पर कि अब लटक गया वहीं पर, नीचे आएगा। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लाएगी। ग्रेविटी जब इसको नीचे की तरफ लाएगी तो 2m को वो किधर धक्का मार रहा होगा? तो नहीं मार रहा होगा, क्योंकि वो अलग हो गया। मतलब वेज पर ही जब वो बंदा बैठा हुआ है तो नॉर्मल तो लग ही रहा होगा ना बे। जब 2m पर ही जब उतर रहा है तो क्या नॉर्मल नहीं लगेगा? क्या नॉर्मल तो तब भी लग रहा होगा। कोई गेस मत करिए, जो हो रहा है वो देखिए। क्या जब ये ब्लॉक अगर वेज पर है तो उनके बीच में नॉर्मल होगा? नॉर्मल हमेशा 2m पे किधर लगेगा? ऐसे तिरछा ही लगेगा। इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक नीचे आएगा। तो जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा तो वेज पे नॉर्मल किधर लगेगा? जब वो नीचे उतर रहा होगा तो वेज पे नॉर्मल किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। पर वो नीचे उतरने लगेगा, वेज पर नॉर्मल इधर होगा। वेज की स्पीड के बारे में क्या कहना है? अभी भी बढ़ेगी। वेज की स्पीड अभी भी बढ़ेगी। ये नहीं गाना नहीं गाना, पहले वेज की स्पीड बढ़ी फिर घटी, गाना नहीं गाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वेज की स्पीड क्यों बढ़ती है? किसी की भी स्पीड क्यों बढ़ती है? फोर्स लगता है। तो इस पे 2m पे फोर्स किधर लग रहा है? हमेशा हमेशा इधर ही लग रहा है, तो साला इसकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी। पहले इधर लगता फिर इधर लगता, तो बढ़ती घटती खेलते, और हमेशा इधर ही फोर्स लगे पड़ा है, तो हमेशा इधर ही कोई धक्का मार रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्पीड लगातार इधर की तरफ बढ़ने वाली है, ये तो फॉर श्योर हो गया, ये पक्की बात है। पर ये नीचे उतरता रहेगा, उतरता रहेगा, उतरता रहेगा, फाइनली क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे। मुझे क्या पता रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये कहीं इधर जा रहा होगा, ये कहीं इधर जा रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा। क्या मेरी बात? सबसे पहले विजुलाइज करना सीखिए। अब सवालों में फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से फिजिक्स में, क्योंकि अब एक पार्टिकल नहीं है। अब आपको इसके कारण वो हुआ, उसके कारण ये हुआ, थोड़ा विजुलाइज करना है, स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल पार्ट है। रोटेशन इससे 1/20th मुश्किल है। लेकिन लोगों की दुनिया में रोटेशन मुश्किल इसलिए क्योंकि उसमें सब कुछ यही लगता है, इसलिए वो ज्यादा मुश्किल है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। इसको सही से समझिए, समझने की कोशिश करिए, रटिए मत। क्या आपको दिखाई दिया? पहले आपने देखा कि मोशन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझाइए। पहले पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, वेज को इधर की तरफ वेलोसिटी मिलने लगेगी, पार्टिकल ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। एक समय पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उस समय तक वेज के पास इधर की तरफ वेलोसिटी आ चुकी होगी। उस समय पर पार्टिकल और वेज दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी हॉरिजॉन्टल दिशा में। पर वो मूवमेंट, एक मूवमेंट पे ऐसा हुआ होगा, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींची रही है, ऊपर लटका थोड़ी रह जाएगा। तो ग्रेविटी नीचे खींचे तो नीचे आएगा। जब वो नीचे आ रहा होगा तब भी वो वेज को इधर ही लात मार पड़ा है, तो वेज की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। यानी ये गया ऊपर, चढ़ा इसके ऊपर, फिर ये उतरा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ऐसे उतर जाएगा फाइनली, जो होगा जो होगा। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन
सवाल बना लिया था आपने? m और 2m ही बनाया था, और कोई सब कचरा वचरा तो नहीं बनाया ना? नो। क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। क्या करेंगे? स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? फाइनल फोटो। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो यही पहले तो ये फोटो बनाने के लिए आपको समझ में तो आए कि आप फोटो क्या बनाएंगे। तो ये पार्टिकल है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड पूछिए तो अननोन तो मानने ही पड़ेंगे, ये हाइट h है, और जो निकालना है वो तो मानना पड़ेगा ना। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड पूछिए तो वो तो मानोगे ना कि h हाइट हो गया, मान लिया। और इस समय इसकी स्पीड कुछ v1 और इसकी स्पीड v2। गाना गाते हैं ना, v1 ही मैक्सिमम हाइट अटेन में, तो कहा ही था कि सेम v1 तो इसकी v2, क्योंकि गाना साला राइम नहीं जाना चाहिए लाइफ से। साला संगीत के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता, संगीत नहीं जाना चाहिए, चाहे पढ़ाई वढ़ाई। ऐसे v1 तो उसकी v2, ये नीचे तो वो ऊपर। यस सर, यस सर। ये कर करके जिंदगी बर्बाद की, चुप रहना है हमें और सोच के आंसर देना। क्लियर है क्या मेरी बात? गाना नहीं गाना है, गाना गा के ही जिंदगी बर्बाद हुई है। सबको आ गया समझ में? यस सर। सब चिल्लाए एक साथ, कुछ आया नहीं। यस सर में बहुत मजा आ रहा है कि हाँ यस सर भी खुश है, तुम भी खुश हो। मैं कभी चिल्लाते थे उनकी मौत ला देता था मैं जब क्लास में। खड़ा हो, समझा मुझे, तू समझा, तुझे आ गया? हाँ यस सर बोला तूने, क्लियर है क्या मेरी बात? जबरदस्ती है, गाना गाने की आदत मत डालिए कि ये कहां जाएगा ऊपर, वो कहां जाएगा नीचे। तो ये हो गया यस सर, फिर बोली। क्लियर है क्या मेरी बात? ये हो गया फाइनल फोटो। अब क्या आया? अब हमें स्पीड निकालनी है। हाँ नहीं, इतना यस सर चलेगा, इतना यस। ऐसा भी नहीं कि आपने साला बोलूंगा इन्हीं से आदमी के सामने, साला बहुत बेइज्जती करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे दिमाग में आया जो लगाएंगे। पहले हम देखेंगे इस पे बाहरी फोर्स कौन कौन से सिस्टम पे, इन दोनों सिस्टम पे बाहरी फोर्स कौन कौन से। बताइए कौन कौन से बाहरी फोर्स है पूरे दोनों सिस्टम पे? ग्राउंड से नॉर्मल, एक mg, अरे दोनों के मासेस mg, और एक नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। क्या हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई बाहरी फोर्स है? हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई बाहरी फोर्स है? क्यों बाहरी फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल दिशा में? हॉरिजॉन्टल दिशा में बाहरी फोर्स नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है बेटा। देखो हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई बाहरी फोर्स नहीं, ये है सिस्टम। देखो बाहर से कौन जमीन से छू रहा है और अर्थ फोर्स लगा रही है, जमीन से वाला फोर्स वर्टिकल। mg तो वर्टिकल होते ही है, तो इसका मतलब है हमने पहली चीज क्या नोटिस की? नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज 0, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 2 3 4 सवाल कम से कम आज की क्लास में सब लिखो। हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने देखा 0 है। अरे एक दिन तो लिखो, अगली बार से मत लिखना, पर एक दिन तो लिखो कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज 0। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज 0। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज 0। तो क्या करोगे? मोमेंटम कंजर्व, Pi इक्वल टू Pf। बताइए इनिशियल फोटो देखिए, आराम आराम से आदत डालिए। इनिशियल मोमेंटम बताइए। पार्टिकल का mv, वेज का mv प्लस 0। कोई दिक्कत किसी को? फाइनल पार्टिकल का mv1। बहुत बढ़िया। वेज का दोनों की पॉजिटिव ही है क्या? ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, v1 बराबर v/3। अरे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। किसी जगह पे स्पीड का जिक्र है, व्हाट सेकंड इक्वेशन कम्स इन योर माइंड? वर्क एनर्जी थ्योरम। किस पे लगाऊं? सिस्टम पे। बहुत बढ़िया। इस सिस्टम पे कौन सा फोर्स आपने बताए थे? mg नॉर्मल वॉर्मल। बताइए जमीन का नॉर्मल ने कितना काम किया? 0। बीच के नॉर्मल ने कितना काम किया? नेट 0 करा। तो नेट ही पूछते हैं हमेशा, दोनों पे लगा रहे, मिला के लगा रहे ना वर्क एनर्जी। तो बीच के नॉर्मल का भी टोटल वर्क डन 0। अब हमारा जीवन आसान है, जो हमारा फीलिंग चल रहा था वो मैच करेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। अरे वर्क डन बाय नॉर्मल का फीलिंग चले पड़ा था सालों से, वो अभी भी काम कर रहा है। तो फीलिंग मैच कराने के लिए हमने ये कहानी की कि हम दोनों पे एक साथ वर्क एनर्जी लगाएंगे, नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है। अरे सन में आया? तो नॉर्मल का वर्क डन 0, सिर्फ कैपिटल 2mg कितना नीचे आया? चला ही नहीं, इधर थोड़ी चला। 2m का मास इधर चला है क्या बे? नहीं। स्मॉल mg नीचे ऊपर चला है क्या? हाँ, कितना ऊपर गया है? h गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? -mg। लिखिए वर्क डन ऑन सिस्टम ऑन बोथ। वर्क डन ऑन सिस्टम ऑन बोथ। वर्क डन ऑन सिस्टम, सॉरी बोथ क्या बोल रहा हूं। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑन सिस्टम क्या है? कौन सा वर्क डन है? सिर्फ
mgh। के ई फाइनल बताइए, के ई फाइनल भाइयों, के ई फाइनल हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ 2mv1 स्क्वायर। के इनिशियल हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। बेटा प्लस 0 बोलिए, माइनस प्लस की गड़बड़ करने वाले हैं आप, ध्यान रखिए। के इनिशियल के फाइनल, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा लगा के साफ साफ इतनी मेहनत करके कर रहा हूं, मेरे को तो सब दिख रहा है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट लगा लगा के इनिशियल के फाइनल माइनस के, माइनस सिर्फ इन दोनों के बीच में आता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। एम आई मेकिंग सेंस? तो बाय आई होप टू इक्वेशंस, टू अननोन, वी कैन सॉल्व इट। मेकिंग सेंस? वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। There is a wedge. There is a wedge of mass 2m. There is a wedge of mass 2m. There is a block of mass m. It is coming with velocity v. सवाल एक ही जैसी फोटो बनाई है पिछली बार जैसी, पर सवाल क्या पूछ रहा हूं वो पिछली बार वाला नहीं है। Find out final speed of the wedge. Final speed of wedge. Final मतलब क्या होता है? सब कुछ हो गया। दैट इज द ओनली परिभाषा ऑफ फाइनल। फाइनल की एक ही परिभाषा है, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया मतलब ऊपर चढ़ के नीचे उतर गया होगा। क्या स्टेप 1 क्या होता है? फाइनल फोटो। बताइए क्या फाइनल फोटो बनेगी? ये m इधर आ गया होगा, ये इधर चढ़ गया होगा, ये ऐसे होगा, अरे यही होगा। इसको मान लिया इधर की तरफ v1, इसको मान लिया इधर की तरफ v2। चलेगा क्या? आपने कहा आपको कैसे बताइए लेफ्ट गया उसका राइट चला? हमने कहा आ जाएगा, निगेटिव काहे पर परेशान हो? अरे समझ में आया? पक्का? अरे बताओ बच्चों, बताइए। इस पूरे सिस्टम में बाहरी फोर्स नॉर्मल, वर्टिकल, फिर बार बार बोलिए, आज की क्लास में तो बार बार बोलिए। बाहरी फोर्स कौन कौन से हैं? नॉर्मल और वेट। क्या कोई हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है? तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे सीधे इक्वेशन लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम बोलिए, मुझे क्लर्क समझिए, प्लस। हाँ तो मैं पूछूंगा नहीं, तुम बोलोगे तो लिखूंगा, नहीं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आगे इनिशियल लिख दिया, फाइनल माइनस mv1। पॉजिटिव ही मानते हैं तो उधर वाला पॉजिटिव मान लो, क्या फर्क? इसमें कोई से इधर ही मानते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? पॉजिटिव रहेगी पूरी इक्वेशन। नहीं उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, डरो मत। कोई मान, जो मान लिया उसी बताओ। बोलो आगे। हाँ बोलो, क्या प्लस क्या ढुकते क्यों बे? इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास 2v2 माइनस v1 बराबर v। 2v2 माइनस v1 बराबर v। यस सर। और सही है। अब क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इनिशियल फोटो है, वो फाइनल फोटो है। ठीक है, बताओ, लिखवाओ कौन कौन से फोर्सेस हैं बाहरी? और नॉर्मल। बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया। बताओ किसका वर्क डन हुआ? वर्क डन बाय 2m कितना नीचे आया? ऊपर गया 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2m इज 0। स्मॉल m कितना ऊपर नीचे गया? अबे तुम्हें उससे क्या रास्ता ढूंढना है। 0 बोलो, 0। यहां ये फोटो, इसको देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। फाइनल फोटो बना क्यों रहे हैं, उसको देखना है। स्मॉल m कितना ऊपर गया? 0। अरे जिस लेवल पे था उसी लेवल पे 2m भी उसी लेवल पे, नॉर्मल का वर्क डन 0। तो वर्क डन बाई सब तुम 0। फाइनल वर्क डन इज इक्वल टू 0 आ गया। के फाइनल बोलो, के फाइनल बोलो बे। हाफ m v1 स्क्वायर 2m v2 स्क्वायर, ये हो गया के फाइनल, माइनस के इनिशियल बोलो, that's it. How many equations we have? 2. How many unknowns we have? 2, v1 and v2. Work done by gravity 0 है, दिख रहा है सभी को? अरे पिछले वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgs था। अभी बताया सक्षम ने, गलती कर दी थी मैंने। अरे अच्छा बोला माइनस ही था, लिखा नहीं था। ठीक है, पर ये सब कर देता हूं। इंटेलिजेंट आदमी इतना एब्सेंट माइंडेड होता है, याद रखना। इंटेलिजेंट आदमी इतना एब्सेंट माइंडेड होता है। कल सवाल सही करूंगा, एट द एंड लिखूं कुछ भी, दिख मेरे को वही रहा है जो मैंने सोचा है।
अरे क्लियर है क्या मेरी बात? हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव, हाउ मेनी अननोन्स? 2। इसको सॉल्व करना आपको थोड़ी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि एक क्वालिटी का है, एक सिंगल, एक वो है। अरे एक क्वालिटी का, एक लीनियर है। क्या बोलता हूं, एक इक्वेशन स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, एक इक्वेशन में वन वन आ रहा है। अरे अगर दोनों में v1 आ रहा होता तो आसान होती ना, पर यहां तो थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो इसको भी सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। गणित ये थोड़ी है कि फिजिक्स से मेरा काम चल जाएगा, साले नंबर तो आए नहीं तो फायदा ही नहीं है डाक के 3 पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी सीख लेते हैं। ये इक्वेशन क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है मैं गरीबों? इस इक्वेशन को देखते हैं, ये पहली इक्वेशन है, देखते हैं, लिखो वापस से नए पेज पे, गणित खेलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन यू गेट? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी पिछले? 2v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v। उसमें भी हाफ है, मुड़ा के बताओ। सेकंड वाली में हाफ है, मुड़ाओ ना, सब में कॉमन है। अबे हाफ है सब में, v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। क्या दैट्स इट, v स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन। देखो अब आपको ये तो माइनस v स्क्वायर तो आ नहीं सकता भाई गरीब, इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव तो हो नहीं सकता कि पॉजिटिव बराबर निगेटिव नंबर, इधर सब स्क्वायर स्क्वायर है, उधर निगेटिव आ जाए। पॉजिटिव नंबर माइनस इधर था, उधर ले गए हैं, तो v तो ध्यान दो ना बे, सही है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, ऐसे कभी समस्या आ जाए तो सुन ले ध्यान से। जो कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट सेम आ रहा है इसको छोड़ दे, जिनके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, मतलब जिनके कोफिशिएंट सेम है, v1 स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, इनको एक तरफ ले जाएं। थोड़ी मैथ्स भी सीख लेते हैं, क्योंकि मैथ्स ही नहीं आएगी तो फायदा नहीं होगा। तो हमारी पहली इक्वेशन टर्न आउट हुई v प्लस v1, बताइए v प्लस v1 इज 2v2, पक्का? v प्लस v1 इज 2v2। दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। अरे सही है, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज 2v2 स्क्वायर, पक्का? अब ये सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखिए, सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखिए, दिख रही है आपको? इसके सारे 2 उड़ गए, बस ऐसे उड़ जाते हैं। ऐसे नहीं उड़ते, 2 हर जगह ऐसे तो करते, बाई तरफ सारे 2, दाई तरफ सारे 2। किसके? ये तो सबस्क्रिप्ट है, तो उसका नाम है, उसको तो XY लिख सकते थे। तू तो सारे ऐसे ही उड़ते थे बचपन में, ऐसे नहीं उड़ते थे? अरे ऐसे उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे? ऐसे नहीं उड़ते थे, पर इसमें उड़ेंगे। हाँ, कैसे उड़ेंगे देखो। अरे ऐसे नहीं, ये तो था, ये थी इक्वेशन। अब मैंने इस इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको लिखा a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको क्या लिखा? तो ये हमने लिखा v माइनस v1, अरे चेक करिए, v1 is 2v2 v2, ठीक है। v प्लस v1 और 2v2 बराबर है, यही तो उड़ाए थे मैंने, तभी तो मेरा आया था v माइनस v1 बराबर v2। सारे उड़ाए तो थे मैंने, याद हो आपको? अरे देखा था, ऐसे उड़ा मत देना बे। v माइनस v1 इज इक्वल टू v2, हो गई 2 लीनियर इक्वेशन। अब एक v प्लस v1 बराबर 2v2 और एक v माइनस v1 बराबर v2। अब हम सॉल्व कर लेंगे, मेकिंग सेंस? वेरी गुड। So these kind of equations sometimes will arise and you might get stuck because of your inferior level of mathematics. Clear है? बेइज्जती करता रहता हूं मैं सबकी। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन क्लियर है मेरे बच्चों? एक इक्वेशन है v प्लस v1 बराबर 2v2 और दूसरी इक्वेशन क्या है? v माइनस v1 बराबर v2। आई होप 2 अननोन 2 इक्वेशन इसको तो सॉल्व हो ही जाएंगी। ये तो इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो v निकल आएगा।
V2 निकल आएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो V1 V1 उड़ गया, V2 की वैल्यू आ गई 2V/3, V2 की वैल्यू आ जाएगी 2V/3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस काइंड ऑफ वर्क यू माइट हैव टू डू समवेयर, कभी आ जाए सवाल तो इसको ऐसे करके हमारा आंसर निकल आएगा। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। सवाल का तरीका वही है, टू पार्टिकल सिस्टम, हाउ वी व्हाट वी नो व्हाट वी कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, बिकॉज इस सवाल में पूछा था मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो अगर आपको ये बात आपने सोची नहीं होती कि मैक्सिमम हाइट पे दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो आप फाइनल डायग्राम बनाते कैसे? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर इस बात में आपको सोचना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको पहले सबसे पहले कॉमन सेंस से गरीब आदमी की तरह जिसको कोई फॉर्मूले नहीं पता है विजुलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग कैन बी सीन बाय एनीबॉडी, फॉर दैट यू डोंट नीड एनी मैथ्स। तो अथवा कॉमन सेंस होना चाहिए, फिलोसोफर भी देख सकते हैं, कॉमन आदमी भी देख सकता है, जिसने पढ़ाई नहीं भी की है पर दिमाग चलता होगा वो देख सकता है। क्लियर है? अगला सवाल, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q का, मास M का, और एक चार्ज पार्टिकल था ये 2Q का और मास 3M का, इनके बीच का सेपरेशन था A, इनके बीच का सेपरेशन था A। दो चार्ज पार्टिकल थे, एक Q मास M, एक 2Q मास 3M, इनके बीच का सेपरेशन A था। व्हाट विल दे आर बोथ आर फ्री, nothing is fixed now, both are free, what will happen? They repel each other, so that's why 2Q will move towards right and Q will move towards left. They keep on moving because the force is always there, because whatever separation is there, small or more force तो हमेशा ही रहेगा, तो चलते रहेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन है find out the final speed of 3M, फाइनल स्पीड ऑफ 3M। बताइए फाइनल स्पीड कब मिलेगी इनको? इंफिनिटी पे, बिकॉज दे कीप ऑन सब अपार्टिंग विद ईच अदर, दे कीप ऑन गेटिंग फोर्स फ्रॉम अनदर वन, दे कीप ऑन एक्सेलरेटिंग, तो फाइनली तो उनकी स्पीड हमेशा बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती रहेगी? इंफिनिटी तक। तो ये Q वाला इधर आ गया होगा, लेट्स से इसकी स्पीड आ गई V1, अरे ये अब दोनों चल रहे होंगे ना, तो इसकी स्पीड आ गई V1 और इसकी स्पीड 2Q वाले की V2, अरे सही है, ये इनकी स्पीड आ गई V1, ये स्पीड आ गई V2, ये टू पार्टिकल सिस्टम है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द बाहरी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। No gravity is there until unless in these questions in electrostatics, if there is a question and until unless somebody is saying कि gravity is there, somebody is using the word vertical, somebody is using the word horizontal, तब तक gravity नहीं माननी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी चीजों के सवाल आते हैं, तो जब तक सवाल में लिखा ना हो ग्रेविटी है, तब तक ग्रेविटी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखेगा तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं है। कोई ग्रेविटी फेविटी नहीं है, कोई बाहरी फोर्स नो। तो इसका मतलब है इन पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हॉरिजॉन्टल में भी कंजर्व रहेगा और वर्टिकल में भी रहेगा, पर वर्टिकल में तो चल ही नहीं रहे, तो करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, बताइए व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? +0, 0 + 0। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? -mv। निगेटिव को निगेटिव ही बोलिए, -mv1, उसका 3mv2। कोई दिक्कत किसी को? नो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू गेट, द फर्स्ट इक्वेशन यू गेट। एम आई मेकिंग सेंस? वेरी गुड, गुड। Now, what is another equation you have to write? Work energy theorem. Which force is working here? Electrostatic force. Do you know how to calculate electrostatic force का work done? क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? ये तो याद भी किया था वैसे, QV मत करें, ये तो अपनी क्लास में वर्क एनर्जी 11th क्लास में याद किया, KQ1 Q2 1/R1 - 1/R2। वैसे आप जो लोग 12th के हैं उनको पता है कि अब हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं, पर जो बचपन वाला तरीका था वो तो याद होना चाहिए। KQ1 Q2 1/, ये लिखवाया था वर्कडन के फॉर्मूले, स्प्रिंग का ½ KXI², भूल ना जाइए।
तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, वर्क डन किस पे लगाएंगे, वर्क थ्योरम सिस्टम पे, और सिस्टम पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा है, इस पे मिला के कौन सा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय सिस्टम यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। प्लीज हेल्प मी आउट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के क्यू 2q 1 अपॉन आर आई माइनस 1 अपॉन आर फाइनल, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। शायद यही था वर्क डन का फॉर्मूला, के Q1 Q2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। के ही फाइनल, बताइए सिस्टमिक काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ 3m v2 स्क्वायर, half 3m v2 square. Is it the K final? What is K initial? 0 plus 0. 0 plus 0. Absolutely. How many equations we have in hand? How many unknowns? 2. V1 and V2 are two unknowns, two equations. We can solve it. पक्का? टू पार्टिकल सिस्टम को डील करना आपको आना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। क्लियर है? Yes. अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ये एक एम मास है, स्प्रिंग है, दे आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दे आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, this has velocity v, this has velocity v, this has velocity v, this has velocity v। ठीक है भैया, सवाल समझ में आया? पहले बताइए होगा क्या, भाड़ में गया सवाल, सवाल तो मैं पूछ ही लूंगा, सवाल तो मैं 100 पूछ लूंगा, आप बताइए होगा क्या। ठीक है, जैसे इसको हमने वेलोसिटी देके घर आ गए, क्या होगा बताइए, क्या होगा, सोचिए, डिस्कस करते हैं। 2m को हमने वेलोसिटी देके घर आ गए, 2m के पास वेलोसिटी है तो 2m आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, 2m आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग खींचने स्टार्ट करेगी। स्प्रिंग का फोर्स कैसा डेवलप होगा, पुलिंग, तो स्प्रिंग का फोर्स पुलिंग जो होगा वो m को क्या करेगा, कहेगा तुम भी आगे चलो, तो m की स्पीड क्या करेगा, बढ़ाने लगेगा, बढ़ा देगा। हम दूर तक नहीं पहुंचते, हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बढ़ाने लगेगा, और m की स्पीड को बढ़ाने लगेगा, और 2m की स्पीड को कम करने लगेगा। अरे m की स्पीड, क्योंकि 2m जब स्प्रिंग खींचेगी तो 2m को कहेगी वापस आओ, m को कहेगी इधर जाओ, अरे पुल करेगी तो 2m की स्पीड को क्या करने लगेगा, m की स्पीड को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। लेकिन मान लो अभी तो 2m की स्पीड ज्यादा है, v है उसकी 0 थी, तो अभी भी किसकी स्पीड ज्यादा है, 2m की ज्यादा है, तो अभी भी गैप इनके बीच का बढ़ेगा, बढ़ेगा, और स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग खींचेगी, तो m के ऊपर और फोर्स लगेगा, उसकी स्पीड और दुगनी तेजी से बढ़ने लगेगी आगे की तरफ। अरे बताओ, आराम आराम से देखो, पहले देखो m और 2m है, इनके बीच में स्प्रिंग बंधी हुई है, अभी नेचुरल लेंथ में है, 2m को हमने वेलोसिटी दी और हम घर चले आए। अब यहां क्या हो रहा होगा उसका हम लोग घर पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा वहां पर। तो हमने कहा भैया हम 2m को वेलोसिटी देके आए थे, तो 2m तो आगे बढ़ेगा, जैसे ही 2m आगे बढ़ेगा स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग जैसे ही खींचेगी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स जैसे ही डेवलप होगा वो 2m को कहेगा तुम्हारी स्पीड कम करूंगा, और m की स्पीड को कहूंगा बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी स्टार्ट में 2m की स्पीड ज्यादा है, m की स्पीड कम है। अरे बताइए, 2m की स्पीड ज्यादा है, m की स्पीड कम है, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन और बढ़ेगा, स्प्रिंग का इलोंगेशन और बढ़ेगा, 2m की स्पीड और घटेगी, m की स्पीड और बढ़ेगी, पर अभी भी m की स्पीड अगर 2m से कमजोर है तो इलोंगेशन और बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो लोग रास्ते में चल रहे हैं, मेरी स्पीड ज्यादा है उसकी स्पीड कम है, तो हमारा गैप बढ़ेगा। अरे मैं आगे जा रहा हूं, मैं तेज भी चला रहा हूं, अभी तो कॉमन से कार में जा रहे हैं दो लोग, मैं तेज भी चला रहा हूं, साला आगे भी हो तो और आगे भागूंगा,
गैप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जब तक अब और v की स्पीड के साथ हो क्या रहा है, घट रही है कि कम, और इसकी स्पीड, लेकिन जब तक ये इसके से बड़ा ताकतवर इंसान है, इसकी लगातार कम होती आ रही है। ये अपने डाउनफॉल में है जिंदगी के, लेकिन ये अपने अपने अप राइजिंग में है, लेकिन ये राइजिंग में होकर भी जब तक इसके डाउनफॉल में आने से औकात इसकी कम है, इसकी औकात कम है, तब तक ये गैप को क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा। तो V2M की स्पीड जब तक इससे ज्यादा रहेगी, गैप बढ़ेगा। कब तक रहेगी? जब तक इसकी स्पीड के साथ हो क्या रहा है, मैं भूल गया, घट रही है। तो ये मान लो 50 पे था, ये मान लो 0 पे था, तो ये 50 से घट रही है इसकी स्पीड, इसकी 0 से बढ़ रही है। ये जब 5 पे आया, वो मान लिया 40 पे आ गया, मान लेते कोई जरूरी नहीं बराबर हो। ये 5 पे आया, वो 40 पे आया, अभी ये 40, ये 5, अभी भी गैप बढ़ रहा है। थोड़े समय बाद ये 30, ये 15, ये 25, ये 24, ये 24.5, ये भी 24.5, इस समय तक बढ़ा था, इस समय तक बढ़ा था भैया, बढ़ेगा, इस समय तक बढ़ा था। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये स्प्रिंग क्या है, खिंची हुई है कि दबी हुई है? खिंची हुई है, तो इसकी स्पीड को और बढ़ाएगी बेटा। स्प्रिंग खिंची हुई है तो इसको, अभी तो ये राइजिंग वाला तो राइज ही कर रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है। ये ऐसे समझो, ये अब स्पीड को ऐसे वर्टिकल डायग्राम में समझो। इसकी स्पीड क्या हो रही है, आगे वाले की घट रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा रहेगी तब तक गैप बढ़ता रहेगा। इसकी ये तो अपना फॉलो ऐसे ही कर रहा है, स्पीड बढ़ाना। इसकी स्पीड क्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है स्पीड उसकी? क्योंकि स्प्रिंग उसको आगे खींच रही है। 2M की स्पीड क्यों घट रही है? एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, ये अपने अपराइज में है, ये डाउनफॉल में है, तो एक समय ऐसा आएगा दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। एक मूवमेंट पर, उस मूवमेंट पे स्प्रिंग खिंची हुई है कि दबी हुई है, तो अगले मूवमेंट पे इसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी और इसकी स्पीड कम, यानी 24.5 के अगले मूवमेंट पे ये 24, ये 25, तो गैप क्या करना स्टार्ट करेगा? गैप कम करना स्टार्ट कर देगा। क्या गैप कम करना स्टार्ट कर देगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया, मेरे नहीं आया। क्या बोला बताओ? अरे बोलो बे। हाँ, M की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन कब तक ये ठीक है, 2M की स्पीड घट रही है। क्यों घट रही है 2M की स्पीड? भूल गया मैं। क्योंकि स्प्रिंग उसे वापस पुल कर रही है तो घटेगी उसकी। और M की स्पीड क्यों बढ़ रही है? स्प्रिंग उसको आगे तरफ खींच रही है। ठीक है, तो वो अपने डाउनफॉल में है, वो राइज में है, घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। एक समय, एक मूवमेंट ऐसा है, दोनों की स्पीड बराबर हो गई। उस समय तक कौन तेज चल रहा था? तो गैप इनके बीच का, यानी स्प्रिंग खींच रही थी, यानी स्प्रिंग कीप ऑन इलोंगेटिंग टिल द टाइम दे एक्वायर द कॉमन वेलोसिटी। आफ्टर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, उस M वाले की वेलोसिटी अभी भी और 2M वाले की, तो अब इनके बीच का गैप क्या होगा? कम होना स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, फोर्स तो अभी भी उसी दिशा में लगेगा, गैप कम होना स्टार्ट करेगा, नेचुरल पे पहुंच नहीं गया है। अरे गैप बढ़ते बढ़ते चला 2 मीटर तक बढ़ा दिया था, पहले 1 मीटर था, तो अब गैप कम होते होते में भी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो गैप क्या होना स्टार्ट होगा? कम होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। स्प्रिंग अपनी छोटी छोटी नेचुरल लेंथ की तरफ बढ़ रही होगी, फिर एक समय स्प्रिंग की नेचुरल, ये उस समय तक इसकी स्पीड बढ़ती गई, कभी घटी नहीं। M की स्पीड कब तक बढ़ती रही, मैं समझा नहीं। M की स्पीड बढ़ती रही, पहले तो तब तक बढ़ती रही जब तक दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो गई। उसके बाद भी बढ़ती रही, क्योंकि उसके बाद भी इलोंगेटेड थी स्प्रिंग, तो इसको और खींच रही थी। यानी कि पहले अगर मैं गैप देखूं तो पहले गैप इतना था, इसकी स्पीड बढ़ रही है। देखो कब तक, पहले गैप, सिर्फ गैप देख रहा हूं, गैप बढ़ा तब भी इसकी स्पीड बढ़ रही, गैप घट के यहां वापस आया तब तक स्पीड इसकी बढ़े जा रही है। पक्का? इसके यानी बहुत देर तक इसकी स्पीड बढ़ी, बहुत देर तक इसकी स्पीड घटी, फिर एक नेचुरल लेंथ पे वापस आ गया। अब इसकी स्पीड बढ़ते हुए इधर थी, उसकी स्पीड घटते हुए इधर थी, बहुत कम थी। अब क्या होगा, ये पास आएंगे तो कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट होने लगेगा। जब कंप्रेशन स्टार्ट होने लगेगा तो वो इसकी स्पीड को कम करना स्टार्ट कर देगा, तू अब कम हो, और उसकी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। फिर से दबते जाएंगे, जब तक इसकी स्पीड ज्यादा है उससे वो दबाता रहेगा। फिर एक समय क्या आएगा, दोनों की स्पीड फिर से बराबर हो जाएगी।
फिर कंप्रेशन फिर भी लेकिन स्पीड बराबर हो गई है, पर अभी कंप्रेस्ड है। अरे अभी कंप्रेस्ड है, स्पीड बराबर हो गई है दोनों की। अब क्या होगा, फिर इसकी स्पीड 2m की और बढ़ेगी, 2m की, m की और कम होगी, फिर नेचुरल लेंथ पे आएंगे। तो यानी ये ऐसे करते हुए ये यहां से खेल स्टार्ट हुआ, ये खेल स्टार्ट हुआ। तो पहले अगर मान लो ये ऐसे ऐसे जो कर रहा है यूं कर रहा है एनएमएस सर के साथ, क्लियर है क्या मेरी बात? इधर बढ़ते भी जा रहे हैं और आगे पीछे करते भी जा रहे हैं। कैन यू सी दैट? तो दिस इज काइंड ऑफ मोशन। तो बताओ दोनों मैक्सिमम इलोंगेशन कब हुआ था? बराबर हो गई थी, स्पीड बराबर हो गई थी। मैक्सिमम कंप्रेशन कब हुआ था? जब स्पीड बराबर थी। दोनों सवाल का आंसर सेम ही है, जब स्पीड बराबर होगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा, और जब स्पीड बराबर होगी तो मैक्सिमम इलोंगेशन भी होगा। एम वाले की मैक्सिमम स्पीड कब आई होगी? एम वाले की मैक्सिमम स्पीड कब आई होगी? जब वापस से स्प्रिंग नेचुरल में पहुंची होगी। अब पहले भूल गए, पहले स्प्रिंग क्या हो रही थी? इलोंगेट हो रही थी। दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई। उसके बाद भी स्पीड बढ़ती रहेगी एम की, क्योंकि इलोंगेटेड है, पर गैप कम होना स्टार्ट होगा। लेकिन एम की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। जब नेचुरल लेंथ पे आएंगे तो क्योंकि लोग सिर्फ एक ही जगह तक डिस्कस करके भूल जाते हैं कि जब, क्योंकि एक सवाल किताबों में लिखा हुआ है मैक्सिमम इलोंगेशन निकालो, तो मैक्सिमम इलोंगेशन वाले सवाल में लोग कहते हैं जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तुमने मग लिया, पर पूरा प्रोसेस समझो। नहीं पूछेगा भाड़ में जाए, पूछने ना पूछने से ऊपर हो। पहले तो समझो कि क्या हो रहा है, फिर से अपने आप को शांत रखकर बिना किसी बोले ध्यान से समझो कि साला हो क्या रहा होगा। बिना किसी से बात किए 2 मिनट का मौन व्रत रख के करो, सोचो। जब लगे कि दिख गया तो कह रहा है हाँ सर दिख रहा है मुझे, अब मुझसे पूछो। पूरा मोशन दिख रहा हो। शब्दों में नहीं खोना है, आराम से सोचना है। समझ में आया? बताओ क्या हुआ होगा। एम की स्पीड के बारे में बताओ। एम की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई, एम की स्पीड के बारे में बात करनी है। एम की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई, स्प्रिंग भी इलोंगेटेड होती रही। एक समय आया एम की स्पीड 2m की स्पीड के बराबर हो गई। उस समय तक स्प्रिंग ने क्या किया था? उसके बाद स्प्रिंग इलोंगेट हो चुकी है, अब अपनी नेचुरल में वापस आने की कोशिश करेगी। इलोंगेशन से सीधे कंप्रेशन में नहीं पहुंच जाएगी। इलोंगेशन से पहले इलोंगेशन कम करेगी, फिर नेचुरल लेंथ में आएगी, फिर कंप्रेस करेगी। ये नहीं कि इलोंगेशन हुई तो गाना गा देगी, उसके बाद क्या होगी? कंप्रेशन। कंप्रेशन नहीं आ जाएगा। इलोंगेशन पे जब कोई चीज आ चुकी है तो अब उसको पहले अपनी वापस आना पड़ेगा घर पे, फिर नीचे गिरेगी ना परत में फिर। तो लेकिन जब तक नेचुरल लेंथ पे आई है तब तक क्या स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तब तक एम पे राइट साइड में फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो एम की स्पीड सबसे ज्यादा कब होगी? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से इलोंगेट होकर फिर से नेचुरल लेंथ में आएगी, तब एम की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। पक्का? स्प्रिंग में इलोंगेशन सबसे ज्यादा कब होगा? जब इनकी स्पीड बराबर। तो ये अब आपको पूरा दिख गया। अब आपसे कोई सवाल पूछा, आप सब कर सकते हैं। अब आप सब कर सकते हैं। नहीं तो आपसे वही रट्टा वाला सवाल कि कब मैक्सिमम इलोंगेशन निकालो, यही दुनिया में किताब में सवाल है, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालो, वही एक सवाल किए पड़ी पूरी दुनिया, रट लिए दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। पर मैं क्यों बराबर हो रही है? पक्का, गुड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। Find out maximum elongation in the spring. Find out maximum elongation in the spring. Find out maximum elongation in the spring. लिखो अपने आप को समझाते हुए, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? बराबर। तो हमने फाइनल फोटो यहां बनाया।
ये माना m, ये आया 2m, स्प्रिंग खिंच चुकी होगी, लेट्स से इलोंगेशन इज x, अरे अननोन तो मानने पड़ेंगे ना, Yes, sir. और इनकी स्पीड को इसको v1 मान लिया, इसकी स्पीड को क्या मानूं, v1 ही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है मैक्सिमम इलोंगेशन में। एम आई राइट? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब लगाएंगे, क्या इस सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स है? हाँ सर। कौन सा? एक वेट, पर वो वर्टिकल दिशा में है, mg और नॉर्मल है, पर क्या वो वर्टिकल दिशा में है? क्या इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 है? तो वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल। व्हाट वाज दैट? हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ है फोर्स, वर्टिकल में है तो है, वर्टिकल में नहीं लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 2mv 0 plus 2mv, correct. What is final momentum? बोलो बे, फाइनल फोटो देखा करो, फाइनल फोटो वो है mv1 plus 2, आराम से, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे mv1 plus 2mv1, 3mv1 ही है एक्चुअली, लेकिन धीरे धीरे कर लो ना, कौन सा साला समय लग रहा है हमें, बाद में तुम्हारा अपनी तेजी अपनी पर्सनल रखेंगे, जब सवाल लगाएंगे 3mv1 सीधे लिखेंगे, और जब समझते समय सहूलियत से समझते हैं, एकदम धीरे धीरे करके समझते हैं। इज इट राइट? व्हाट इज अनदर इक्वेशन वी हैव टू कम अप विद? वर्क एनर्जी। तो हम किस पे लगाएंगे? सिस्टम पे। कौन वर्क कर रहा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला याद है? क्या होता है, मैं भूल गया। हाफ के, बहुत बढ़िया। व्हाट इज एक्स इनिशियल? स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल। बताइए। हाफ mv1 स्क्वायर हाफ 2mv1 स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट। के इनिशियल हाफ 2mv स्क्वायर प्लस 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। Two equations, two unknown, we can very well solve them. Making sense? ठीक है, ये अभी हमने जितना हमें आता था उसी बेसिस पर बस हमने बताया कि करने का तरीका क्या है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे लगानी है, कर वही रहे जो बचपन से करते आए थे, कोई नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ थ्योरेटिकली देखा जाए तो, और है भी नहीं नया कोई चैप्टर, वही कहानी को बस डील करना सीखना है। कुछ नए नए तरीके सीखेंगे और ये तरीका बेसिक तरीके से हमें सन में आ गया कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ, इफ यू फाइंड एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.